इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि संयुग्मन अभिक्रिया क्या होती है और विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, एडिशन रिएक्शन क्या होती है और रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो देखो, संयुग्मन अभिक्रिया में क्या होता है, तो ये अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार मतलब बंधों के जुड़ने या बंधों के टूटने के आधार पर, या दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर कर बॉन्ड बना रहे हैं और नए प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, उसके आधार पर यहाँ कोई एक अणु है वो टूट रहा है और नए परमाणुओं का निर्माण कर रहा है या नए कंपाउंड का निर्माण कर रहा है। तो उस आधार पर अपन रिएक्शनों को मेनली चार तरीके से पढ़ेंगे, पर इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे संयुग्मन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो संयुग्मन अभिक्रिया क्या होती है? संयुग्मन अभिक्रिया होती है जब दो अणु या परमाणु, अणु भी हो सकते हैं और परमाणु भी होते हैं, जब आपस में रिएक्शन करते हैं और उनके बीच में बॉन्ड का निर्माण करते हैं। दो बॉन्डों का उन दोनों जो रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं, वो आपस में बॉन्ड बनाकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो मिलके एक को बना रहे तो उसको बोलते हैं संयुग्मन, मतलब जुड़ रहा है, एडिशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं संयुग्मन अभिक्रिया। अब जैसे यहाँ पर कोयले का दहन दे रखा है, तो कोयले के दहन में क्या होता है कि जो कार्बन सॉलिड होता है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दहन करवाते, तो यहाँ पर दो दो रिएक्टेंट हैं, वो आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, वो CO2 गैस बना रहे, एक कंपाउंड बना रहे, तो इसको बोलते हैं संयुग्मन अभिक्रिया। मैग्नीशियम रिबिन का भी अपन अगर व्हाइट फ्लेम निकलती डजलिंग साउंड के साथ अगर दहन करवाएं O2 की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बैलेंस कर सकते हैं अपन इस तरीके से। अब यहाँ पर एथीन का दहन मतलब एथीन का हाइड्रोजनीकरण, तो यहाँ पर एथीन का हाइड्रोजनीकरण मतलब एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण होगा, मतलब हाइड्रोजन जुड़ेंगे आपस में, हाइड्रोजन बन इससे जुड़ेंगे। निकल, ये रिएक्शन होती है वो निकल जो उत्प्रेरक होता है, कैटेलिस्ट होता है, उसकी प्रेजेंस में ये होती है। 100 ATM की रिक्वायरमेंट होती है और 473 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है हाइड्रोजनीकरण करने पर। तो यहाँ पर एथीन से अपने जो एल्कीन होती है उससे एल्केन बन जाती है। अब यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन जो H2 गैस है वो O2 गैस, दोनों आपस में रिएक्शन जल का निर्माण करती है, तो ये भी एक तरह की क्या हो गई, एडिशन हो गया। देखो, इन दोनों का एडिशन हो के जल बना, तो ये भी एक तरह की एडिशन रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नेचुरल गैस होती है, उसका क्या हो रहा है, उसका भी दहन हो रहा है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मेथेन का दहन हो रहा है, तो CO2 व H2 गैस यहाँ पर निकलती है। तो ये भी एक तरह की क्या हो गई है, ये भी एक तरह की संयुग्मन अभिक्रिया होगी, जहाँ पर ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाता है, दो या दो से अधिक उत्पाद तो बन सकते हैं। तो ये एक तरह की क्या हो गई, संयुग्मन अभिक्रिया हो गई। अब देखें यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को समझने से पहले अपन थोड़ी बहुत एक सक्रियता श्रेणी, जो सक्रियता श्रेणी दी हुई है, जो क्रियाशीलता का जो क्रम दे रखा है आपकी बुक में, उसको अपने को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मैंने तो इस तरीके से लिखा है और आपकी बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस या आयरन, और यहाँ पर Pb है, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी और सिल्वर और ऑरम या जो सोना होता है वो। तो ऊपर से नीचे जाते देखो, सोना बहुत कम रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है, इसीलिए सबसे नीचे आता है। उसके बाद चांदी भी कम क्रियाशील होती है, इसीलिए इस पर जंग नहीं लगता है। तो यहाँ पर इनको क्रियाशीलता के क्रम के अनुसार अपनी विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ेंगे। क्रियाशीलता के क्रम को ध्यान में रखते हुए अपन विस्थापन अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे, जैसे A और B। अब ये कोई कंपाउंड हो सकता है, जैसे ये पूरा एक कंपाउंड है, CuSO4 एक कंपाउंड है, मतलब Cu A है और जो SO4 है वो B है, तो ये कंपाउंड है, और यहाँ C क्या है, परमाणु है। अब यहाँ पर Zn होता है, वो Cu को विस्थापित कर देता है, क्योंकि देखना आप इधर से जाएंगे आप तो Zn ऊपर मिलेगा और Cu नीचे मिलेगा। तो Cu नीचे हैं तो ऊपर वाले ज़्यादा क्रियाशील है, नीचे वाले कम क्रियाशील है। तो ज़्यादा क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर ये इसका विस्थापन हो जाता है और यहाँ पर Cu आ जाता है, तो CuSO4 जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर की पीपीटी बन जाती है। इस रिएक्शन की विशेष बात है कि CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है वो नीले रंग का होता है और ये Zn से जैसे ही इसके जिंक के जैसे जिंक चूर्ण को इसके अंदर डालते, सॉल्यूशन के अंदर डालते, तो जो रंग होता है वो गायब हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है, जो Cu की पीपीटी बन जाती है। अब यहाँ पर देखें तो ये क्या फेरस है, फेरस की CuSO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो देखो यहाँ पर फेरस भी ऊपर ही है, Cu नीचे आता है, तो फेरस ज्यादा क्रियाशील होगी तो फेरस Cu को विस्थापित कर देगा और फेरस सल्फेट बना देता है और कॉपर की पीपीटी बन जाती है। अब यहाँ पर Pb लेड और यहाँ पर कॉपर, जो कॉपर क्लोराइड है वो यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर लेड भी, अब देखें यहाँ पर तो लेड भी कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो लेड इस कॉपर का विस्थापन कर देता है। तो यहाँ पर वापस जो लेड क्लोराइड बनता है और कॉपर की पीपीटी बन जाती है। तो इस रिएक्शनों में हमने संयुग्मन और विस्थापन के बारे में पढ़ा। अब अपन डबल डिस्प्लेसमेंट और अपघटनीय अभिक्रियाएं और नेक्स्ट में अपन स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।